तो लास्ट टर्न पे जहाँ तक पढ़ाया था हमने उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। बार बॉडी डिस्कस कर लिए थे बेसिकली, और बार बॉडी जैसा कि हमको मालूम था फीमेल सेल्स में ही पाई जाती है, क्योंकि बेसिकली बार बॉडी क्या है, एक इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम है। और ये इनएक्टिवेशन इसीलिए होता है क्योंकि फीमेल्स के पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। इसका मतलब दे कंटेन डबल द जीन्स प्रेजेंट इन द एक्स क्रोमोसोम या एक्स लिंक्ड जीन्स, तो जाहिर सी बात है उनका एक्सप्रेशन भी दोगुना आएगा। तो उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए ही, मेल के बराबर करने के लिए एक क्रोमोसोम इनएक्टिवेट कर दिया जाता है, ताकि सिंगल एक्स क्रोमोसोम का एक्सप्रेशन फीमेल्स में आए, और मेल्स के पास तो सिंगल ही है तो सिंगल ही आएगा। उसको डोसेज कंपेंसेशन कहते हैं हम लोग, वो भी टॉपिक होपफुली आज देख लेंगे। तो पहले इसको हम देख लेते हैं, मैमेलियन एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन एक्चुअली में होता कैसे है। तो ये जो एक्स क्रोमोसोम का इनएक्टिवेशन स्टार्ट होता है, उसके लिए ये स्पेसिफिक एक्स इनएक्टिवेशन सेंटर या XIC जिसको हम कहते हैं, ये मौजूद होता है कहाँ पे, लॉन्ग आर्म ऑफ द एक्स क्रोमोसोम में। ये इसकी लोकेशन है। इस एक्स इनएक्टिवेशन सेंटर में 12 जीन्स मौजूद होती हैं। इन 12 जीन्स में से 7 जीन्स जो होती हैं वो प्रोटीन्स के लिए कोड करती हैं, और बची हुई जो 5 जीन्स हैं वो एक सेकेंड पानी पी ले जरा। तो जो बाकी की 5 जीन्स होती हैं वो नॉन कोडिंग RNA के लिए कोड करती हैं, और इन 5 नॉन कोडिंग RNA में से 2 मेनली जो है एक्टिव रोल प्ले करते हैं एक्स क्रोमोसोम को इनएक्टिवेट करने के लिए। और वो दोनों नॉन कोडिंग RNA कौन से हैं, जिस्ट और T6। अगर इसको ध्यान से आप देखें तो जिस्ट इधर से पढ़ रहे हैं, और जब उल्टा पढ़ेंगे तो T6 पढ़ेंगे, तो ये T6 यहां पे लिखा हुआ है। एक्चुअली में ये जो दोनों RNA होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के, और एंटी सेंस टेक्निक का यूज करके ये एक दूसरे को साइलेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड है और ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, डबल स्ट्रैंडेड RNA बना लेंगे, और जहां भी डबल स्ट्रैंडेड RNA बनता है RNA की साइलेंसिंग हो जाती है यूकैरियोट्स में विद द हेल्प ऑफ अ डाइसर। डाइसर उस डबल स्ट्रैंडेड RNA को ब्रेक कर देगा, कहानी खत्म। तो इन दोनों का एक एंटागोनिस्टिक रोल होता है, एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं। अभी वो मैकेनिज्म देखेंगे हम लोग। जो XIC की हम लोग बात कर रहे थे, एक्स इनएक्टिवेशन सेंटर, इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंस है। सबसे पहली बात तो है ये कि क्रोमोसोम काउंटिंग में ये रोल प्ले करता है। उसकी मैकेनिज्म एग्जैक्टली क्लियर नहीं है कैसे, लेकिन फिर भी क्रोमोसोम काउंटिंग और स्पेशली एक्स क्रोमोसोम की काउंटिंग में इसका रोल होता है, और इसकी वजह से ये इंश्योर कर पाता है कि किसी भी एक्स क्रोमोसोम का रैंडम इनएक्टिवेशन तभी हो जब एक से ज्यादा एक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हों। अगर सिंगल एक्स क्रोमोसोम मौजूद है, जैसे कि मेल सेल्स में होता है, तो एक्स इनएक्टिवेशन सेंटर जो है वो काउंट कर लेगा, सेंस कर लेगा कि एक ही एक्स क्रोमोसोम है तो इसको इनएक्टिवेट नहीं करना है। जहां भी एक से ज़्यादा क्रोमोसोम होंगे, चाहे वो एबनॉर्मल कंडीशन हो जैसा कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में हमने देखा था XXY, या नॉर्मल फीमेल सेल्स में XX क्रोमोसोम, तो उसमें से कोई एक क्रोमोसोम, चाहे पैटर्नल एक्स चाहे मैटरनल एक्स, उसको ये
इनएक्टिवेट कर देगा। अब इन दो जो आरएनए हैं नॉन कोडिंग, जिस्ट आरएनए जो जिस्ट जीन से कोड किया जाता है और T6, इनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। जिस्ट की बात अगर हम करें तो ये एक लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए देता है, ये जीन, जिसका साइज होता है 17 KB का। और ये जिस्ट आरएनए उन्हीं सेल्स में एक्सप्रेस होगा जिनमें कम से कम 2 एक्स क्रोमोसोम्स हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि मेल सेल्स में ये एक्सप्रेस नहीं होगा, फीमेल में या सिंड्रोम वाले केसेस में ये एक्सप्रेस होगा। इतनी बात यहां पे क्लियर हो गई। अब देखिए, इसके बाद हम वही ट्रेडिशनल तरीका लिख लिख के पढ़ाएंगे, क्योंकि इतना ही ये नोट्स प्रिपेयर है। इसमें अगर हम और आगे बात करें लाइक दिस, हमने अभी बताया आपको कि जिस्ट और T6 इन दोनों का रोल जो होता है वो एंटागोनिस्टिक होता है। तो एक बात यहां पे और आप जान लें कि अगर किसी सेल में, कोई सेल है, इसमें ज़्यादा एक्स क्रोमोसोम्स हैं, यानी कि मोर नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स अगर इसमें मौजूद हैं, तो उस केस में क्या होगा, इट लीड्स टू हायर जिस्ट एक्सप्रेशन, यानी जिस्ट आरएनए का एक्सप्रेशन ज़्यादा होगा ऐसी सेल्स में जिनमें एक्स क्रोमोसोम्स की संख्या ज़्यादा है। अब ये जो जिस्ट आरएनए का एक्सप्रेशन हो रहा है, ये बेसिकली किस एक्स क्रोमोसोम में होगा, या हम ये कह सकते हैं कि जिस भी एक्स क्रोमोसोम के द्वारा इस जिस्ट आरएनए का एक्सप्रेशन हो रहा है वो बाद में इनएक्टिव हो जाएगा, वो पर्टिकुलर एक्स क्रोमोसोम। तो इसको हम ऐसे मेंशन कर सकते हैं कि जिस्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम फ्यूचर इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम। तो इनिशियली तो जिस्ट का एक्सप्रेशन ये एक्स क्रोमोसोम देगा, और इस जिस्ट की वजह से जब ये जिस्ट आरएनए तैयार हो जाएगा तो ये इस एक्स क्रोमोसोम को पूरी तरह से कोट कर देगा, कोटिंग कर देगा, इसकी घेर लेगा चारों तरफ से, जिसकी वजह से ये एक्स क्रोमोसोम जो है वो इनएक्टिवेट हो जाएगा। तो ये पॉइंट अगर हम यहां पे मेंशन कर दें कि जिस्ट आरएनए coats the X chromosome from which it is produced, जिससे ये बनता है उसी की कोटिंग कर देता है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो जिस्ट आरएनए है दैट इज इट इज सिस एक्टिंग, यानी कि जिस क्रोमोसोम से ये प्रोड्यूस हो रहा है उसी क्रोमोसोम के ऊपर ये एक्ट कर रहा है। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम सिस एक्टिंग एलिमेंट्स कहते हैं। अगर ये किसी एक क्रोमोसोम से प्रोड्यूस हो रहा होता और दूसरे एक्स क्रोमोसोम को कोट करता, इनएक्टिव करता, तब ये ट्रांस एक्टिंग हो जाता, लेकिन ये सिस एक्टिंग होता है। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि मान लीजिए हमारे पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम ये पहला एक्स क्रोमोसोम है, दूसरा एक्स क्रोमोसोम है। तो ऐसा कैसे होता है कि किसी एक एक्स क्रोमोसोम से ही जिस्ट जो है वो बन रहा है और दूसरे से नहीं बन रहा है, नो जिस्ट? ये कैसे हो जाता है? तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब यही है कि जिस्ट हैज एन एंटीसेंस पार्टनर known as T6.
जिस्ट और T6 इन दोनों की जो जीन्स होती हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, यानी कि इस तरीके से हम कहें कि देयर जीन्स ओवरलैप ईच अदर, और साथ ही साथ दे आर ट्रांसक्राइब्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अभी इसका डायग्राम शेयर करते हैं तो और क्लियर होगा। इसकी वजह से होता क्या है, एक तो इन दोनों की जीन्स जिस्ट और T6 की जीन्स जो है वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं और ऑपोजिट डायरेक्शंस में ट्रांसक्राइब हो रही हैं, जिसकी वजह से यानी कि देयरफॉर देयर RNA प्रोडक्ट्स आर antisense with respect to each other। EACH लिखना था ना यहाँ पे। each other। अब देखते हैं, let's try to understand it with the help of a diagram, picture। I think this one। ये कहाँ चला गया, एक सेकेंड, यहाँ इंसर्ट करना है हमको। तो अगर इस डायग्राम को हम लोग देखें तो इसमें हमको समझ में आ रहा है कि ये जिस्ट RNA, ये जीन है बेसिकली, ये DNA है। जिस्ट RNA जिसका ट्रांसक्रिप्शन का डायरेक्शन हमको इधर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट दिख रहा है। देन वी हैव दिस T6 जीन जिसके ट्रांसक्रिप्शन का डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है। अब होता क्या है कि ट्रांसक्रिप्शन जब होना होगा तो इसका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हुआ, और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हुआ T6 का, तो RNA पॉलीमरेज जो आगे के डायरेक्शन में बढ़ रहा है। जब RNA पॉलीमरेज T6 का ट्रांसक्रिप्शन कर देता है तो आगे जब जिस्ट जीन का सीक्वेंस आता है तो RNA पॉलीमरेज जो है वो आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव नहीं कर पाता है। अब क्यों नहीं कर पाता है, इसकी मैकेनिज्म बहुत क्लियर नहीं है। इससे होता क्या है कि T6 RNA बना पहले केस में जब T6 का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था, फिर दूसरा RNA पॉलीमरेज जिसने जिस्ट RNA का ट्रांसक्रिप्शन किया उसकी वजह से जिस्ट RNA बना, और ये जिस्ट RNA और T6 RNA चूंकि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो इन दोनों ने ये डबल स्ट्रैंडेड RNA तैयार कर लिया, और जब ये डबल स्ट्रैंडेड RNA तैयार हो गया तो ये RNAs बेसिकली डाइसर ये इसको क्लीव कर देगा, ब्रेक कर देगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों का एक्सप्रेशन जीस्ट का और T6 दोनों जीन्स का एक्सप्रेशन सेम लेवल पे हो रहा है तो कोई भी फंक्शनल RNA हमको नहीं मिलेगा। एक चीज, और वो क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पे एंटीसेंस ऑपरेट हो रहा है, तो कोई भी सेंस नहीं निकल के आएगा इस पूरी प्रोसेस का। अच्छा, थोड़ा सा इसको और इलाबोरेट अभी हम करते हैं। जैसे हमने ऊपर किसकी बात की, T6 की। लेट्स सी, हाँ अगर यहीं पे पॉइंट ये ऐड करें हम, T6 की क्या कहानी है, कॉम्प्लीमेंटेरिटी तो हम समझ ही चुके हैं। T6 जो है वो भी एक नॉन कोडिंग, यानी कि दिस जीन ऑल्सो कोड्स
फॉर अ लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए, और इसका जो साइज होता है वो होता है 40 kb, यानी कि T6 आरएनए जो है वो जिस्ट से बड़ा है, लगभग 2 गुने से भी ज़्यादा है। और जैसा कि हमने बताया, जीस्ट वाला जो था वो उसी एक्स क्रोमोसोम पे एक्ट कर रहा था जो उसको प्रोड्यूस कर रहा था, तो यानी कि सिस एक्टिंग था जीस्ट वाला। इसी तरीके से ये जो T6 होता है ये भी सिस एक्टिंग ही होता है। तो अगर हम यहाँ पे सिंपली लिख दें कि इट इज ऑल्सो सिस एक्टिंग, तो अब समझ में आ जाएगा कि सिस एक्टिंग का मतलब क्या है। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए यहां पे, अब बात आगे करते हैं नीचे, कि T6 एंड जीस्ट, इन दोनों का जो एक्सप्रेशन आ रहा है, एक्सप्रेशन हैज इनवर्स रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों के एक्सप्रेशन में इनवर्स रिलेशनशिप होने का क्या मतलब है। इसका मतलब ये हो गया कि दैट इज इन वन एक्स क्रोमोसोम, किसी एक एक्स क्रोमोसोम में, यानी इफ लगा दें, इफ इन वन एक्स क्रोमोसोम T6 ट्रांसक्रिप्शन इज रिड्यूस्ड, अगर किसी एक्स क्रोमोसोम में T6 का ट्रांसक्रिप्शन कम होता है, देन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीस्ट इंक्रीजेस। ये हो गया इनवर्स रिलेशनशिप। अगर किसी गिवन एक्स क्रोमोसोम में T6 का ट्रांसक्रिप्शन कम हुआ तो जीस्ट का ट्रांसक्रिप्शन बढ़ जाता है, और जीस्ट ही मेनली जो है वो एक्स क्रोमोसोम के इनएक्टिवेशन के लिए जीस्ट आरएनए, क्योंकि हमने बताया भी आपको, जीस्ट आरएनए जो बनता है वो एक्स क्रोमोसोम को पूरी तरह से कोट कर लेता है, रेंडरिंग इट इनएक्टिव। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इट लीड्स टू इनएक्टिवेशन ऑफ सेम एक्स क्रोमोसोम जहां से प्रोड्यूस हो रहा था। एक चीज, ये एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि ओवर एक्सप्रेशन किसका, ऑफ T6, यानी कि इफ ओवर एक्सप्रेशन ऑफ T6 इज टेकिंग प्लेस, तो चूंकि इनवर्स रिलेशन है तो इससे क्या होगा कि जीस्ट एक्सप्रेशन इज रिड्यूस्ड। तो जब T6 ज्यादा एक्सप्रेस करेगा तो जीस्ट का एक्सप्रेशन कम हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में जो भी एक्स क्रोमोसोम है, यानी कि द एक्स क्रोमोसोम विल रिमेन एक्टिव। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, सिंपल सी बात है। अब देखिए, ये जो मैकेनिज्म है कि जीस्ट का एक्सप्रेशन सिर्फ एक क्रोमोसोम से हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में तो नहीं आई है अभी, इस पे भी रिसेंटली वर्क चल ही रहा है, लेकिन एक इसका प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन ये है कि जो XIC की हमने बात की थी, क्या था, एक्स इनएक्टिवेशन सेंटर, वहीं पे ये सारी जीन्स मौजूद थी, 12 जीन होती हैं इसमें,
एंड एक्स इनएक्टिवेशन सेंटर ये जो है, ये दोनों क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट है, दोनों एक्स क्रोमोसोम में मौजूद होगा। तो प्रेजेंट ऑन बोथ एक्स क्रोमोसोम्स, क्योंकि इनएक्टिवेशन फीमेल में ही होगा और फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम हैं। तो ये जो एक्सआईसी होते हैं दोनों क्रोमोसोम्स के, these XIC sense each other and pair up, एक दूसरे को सेंस करते हैं और एक दूसरे से पेयरिंग कर लेते हैं। अब ये जो पेयरिंग हुई, ये पेयरिंग कैसी होती है? ट्रांजिएंट, परमानेंट पेयरिंग नहीं होती है, कुछ समय के लिए होती है। तो यानी कि दिस ट्रांजिएंट पेयरिंग रिजल्ट्स इन, इससे क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन ऑफ zist in one chromosome, यानी वन एक्स क्रोमोसोम, एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ T6 on the other X chromosome। तो अब देखिए, सेंसिंग हो गई एक्स इनएक्टिवेशन सेंटर की। जिस एक्स क्रोमोसोम पे जीस्ट का एक्सप्रेशन ज्यादा होगा, वो क्रोमोसोम क्या हो जाएगा? एक्टिव रहेगा कि इनएक्टिव? बोलो। ये वाला क्रोमोसोम जो है, ये क्या लिखे यहां पे, एक्टिव या इनएक्टिव? क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है? इनएक्टिव। यस, इट विल बिकम इनएक्टिव। और जो दूसरा क्रोमोसोम है जहां पे T6 का एक्सप्रेशन ज्यादा हो रहा है, वो एक्टिव रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई? बहुत जी सर। सिंपल सी बात थी। तो इस तरीके से हमने मैमल में जो मैकेनिज्म है एक्स इनएक्टिवेशन की वो देख ली। अब थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो जाते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज पे किस तरीके से एक्स का इनएक्टिवेशन होता है, फिर से थोड़ा सा देखेंगे इसको। एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन। देखो, एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन बेसिकली दो तरीके से होता है। एक को हम कहते हैं रैंडम एक्स इनएक्टिवेशन, और दूसरे को हम कहते हैं इम्प्रिंटेड एक्स इनएक्टिवेशन। ठीक है, इन दोनों को अच्छे से समझने के लिए एक डायग्राम की हेल्प हम लेते हैं और उससे क्लियर हो जाएगा। एक बात और हम जान लें कि सेल के अंदर जो दो एक्स क्रोमोसोम्स मौजूद हैं, यहाँ पे सिर्फ हम एक्स क्रोमोसोम दिखा रहे हैं, बाकी नहीं दिखा रहे हैं। जो दो एक्स क्रोमोसोम है, तो एक मैटरनल होता है और दूसरा पैटर्नल होता है। तो मैटरनल वाले को हम क्या कह देंगे? इट विल बी कॉल्ड एज एक्स एम एंड इट विल बी कॉल्ड एज एक्स पी। तो ये हो गया पैटर्नल एक्स और ये वाला हो गया मैटरनल एक्स। माता से मिला, पिता से मिला। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द डायग्राम। लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर। Yes.
देखते हैं कितना बड़ा हो सकता है ये। हो गया। अब इस पे ध्यान देते हैं। देखो होता क्या है, रैंडम जो एक्स क्रोमोसोम का इनएक्टिवेशन हो रहा है, इसमें क्या होगा, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे इनएक्टिवेशन ऑफ आइदर एक्स एम और एक्स पी अकर्स। दोनों में से किसी का भी इनएक्टिवेशन हो सकता है। रैंडम इनएक्टिवेशन के दौरान, नीचे चलते हैं थोड़ा सा, रैंडम इनएक्टिवेशन के दौरान बेसिकली होता क्या है कि जो सेल है, यानी कि ड्यूरिंग दिस इनएक्टिवेशन द सेल फर्स्ट काउंट्स द नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स। अब ये काउंटिंग कौन असिस्ट कर रहा है? यस, XIC, वेरी गुड। तो काउंट्स द नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, और उसके बाद देन randomly chooses one of the X chromosome for inactivation। हो गया इनएक्टिवेशन। एक डायग्राम हम और शेयर करना चाहते थे, लेकिन वो अच्छा अभी हम बाद में शेयर कर देंगे, पहले इसको हम लोग समझ लें। अब यहां पे थोड़ा सा देखते हैं ध्यान से। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टेज है ये, और इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, थोड़ा सा पतला कर दें इसको। इसमें देखिए 2 सेल की स्टेज है, यानी कि जस्ट क्लीवेज हुआ है, पहला क्लीवेज, और इस दौरान जो XM है और XP है, ये दोनों के दोनों एक्टिवेटेड हैं। ठीक है। इसके बाद 4 सेल्ड स्टेज जैसे ही आई, 4 सेल्ड स्टेज पे हो क्या रहा है, इम्प्रिंटेड इनएक्टिवेशन हो रहा है एक्स क्रोमोसोम का। तो इसमें इनएक्टिव कौन सा वाला क्रोमोसोम हो रहा है, पैटर्नल एक्स जो है वो इनएक्टिवेट हो गया। स्पेसिफिकली ये डिफाइंड होता है पैटर्नल वाला। और ये कब तक ये पैटर्नल वाला इनएक्टिव रहता है, 4 सेल्ड से स्टार्ट होता है मोरुला, और अर्ली ब्लास्टोसिस्ट स्टेज तक ये पैटर्नल जो है वो इनएक्टिव रहता है, इनएक्टिव। फिर जब लेट ब्लास्टोसिस्ट स्टेज होती है और ये इनर सेल मास जो है ऑलमोस्ट पूरी तरीके से बन जाता है, तो फिर क्या होता है, लेट ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में ये वाला पैटर्नल क्रोमोसोम जो है वापस से एक्टिवेट हो गया। ये लिखा हुआ है ना, XP रीएक्टिवेशन, लेट ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में। अब यहां पे फिर फर्दर कहानी सुनिए। यहां पे जो एक्टिवेशन था वो इम्प्रिंटेड था, यानी कि पहले से डिफाइंड था कि पैटर्नल एक्स क्रोमोसोम ही इनएक्टिव होगा। लेट ब्लास्टोसिस्ट आने पे क्या हुआ कि ये जो इनएक्टिव हुआ था वो वापस से एक्टिव हो गया, यानी कि इस स्टेज पे लगभग हमको दोनों ही एक्टिव फॉर्म में नजर आ रहे हैं। लेकिन यहां पे क्या हो गया, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में क्लियर कट डिस्टिंक्शन हो गया 2 टाइप की सेल्स का। एक हो गया इनर सेल मास जो कि एम्ब्रियो प्रॉपर बनाएगा, फिर ट्रोफो एक्टोडर्म जो बाहरी ये कवरिंग है जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यूज को फॉर्म करेगी। अब ध्यान क्या देना है हमको, ट्रोफो एक्टोडर्म और यानी कि इससे जो भी बनने वाले एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यूज हैं, इन सब में फर्दर जो पैटर्नल
एक्स क्रोमोसोम है यही इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा। तो यहां भी इनएक्टिव है। लेकिन जो इनर सेल मास है जिससे एम्ब्रियो प्रॉपर तैयार होना है, यहां पे अब रैंडम एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन ऑपरेट होने लगेगा। तो अब यहां पे आप देख सकते हैं कि या तो एक्सपी इनएक्टिव हो गया या एक्सएम मदर से जो मिला था वो इनएक्टिव हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि जो अर्ली यानी कि प्री इम्प्लांटेशन स्टेज होती है उसमें इम्प्रिंटेड इनएक्टिवेशन होता है और मेनली पैटर्नल क्रोमोसोम का इनएक्टिवेशन होता है, और इम्प्लांटेशन के बाद रैंडम एक्स इनएक्टिवेशन स्टार्ट हो जाता है। खैर, अब इसके पीछे का एग्जैक्ट कारण क्या है ये भी खोजने वाली और अभी रिसर्च की बात है, लेकिन ऐसा होता है, इतना पता चल चुका है तो कारण भी पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखने वाली चीज़ें हैं कि दोनों टाइप के इनएक्टिवेशन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हमको देखने के लिए मिलते हैं। पहले इम्प्रिंटेड वाला दिखेगा, उसके बाद पोस्ट इम्प्लांटेशन यानी कि ब्लास्टोसिस्ट स्टेज के जस्ट आफ्टर हमको रैंडम इनएक्टिवेशन दिखने लगेगा। यही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, इसको पढ़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, एक चीज़ और ध्यान यहाँ पे क्या देनी है, वो ये कि जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, वापस से देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि ये वाली जो सेल है, इस सेल में, चलो इस सेल को हम बाहर निकाल ले आ रहे हैं, नहीं यहीं बता देते हैं। इस सेल में हमको कंडीशन क्या मिली, एक्स एम और एक्स पी को हम डिनोट कर दे रहे हैं दूसरे कलर से एक्स पी, यानी कि यहाँ पे एक्स पी जो है वो इनएक्टिव है, रैंडम, क्योंकि यहाँ से रैंडम स्टार्ट हो जाएगा। अब ये सेल आगे जितनी भी सेल टाइप बनाएगी, वो सारी की सारी जो सेल टाइप्स होंगी उन सब में एक्सपी इनएक्टिव रहेगा। इसी तरीके से सपोज करिए ये वाली जो सेल है, ये वाली, इसमें क्या हुई कहानी कि इसमें एक्सपी ऐसे लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर जाए, एक्सपी और एक्स एम, यानी कि यहां पे मैटरनल वाला जो है वो इनएक्टिवेट हो गया। तो अब इसकी जितनी भी फ्यूचर सेल्स इस पर्टिकुलर सेल से डिराइव होंगी, उन सभी सेल्स में मैटरनल एक्स क्रोमोसोम जो है वो इनएक्टिव होगा। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो फीमेल्स होती हैं वो जेनेटिक मोज़ैक्स होती हैं। मोज़ैक का मतलब, मोज़ैक तो जान ही रहे हैं, जैसे फर्श होती है उसमें 2 टाइप के 3 टाइप के जैसे भी पत्थर के चूरे डाले जाएं वैसा नज़र आएगा। तो यहाँ पे पूरी बॉडी में जो सेल्स पाई जा रही हैं, दे आर मोज़ैक विद रिस्पेक्ट टू विच टाइप ऑफ एक्स क्रोमोसोम इज इनएक्टिवेटेड, वेदर इट इज मैटरनल और पैटर्नल। तो जो टर्म आता है ना, उसको भी हम यहाँ पे मेंशन अगर कर दें तो क्लियर हो जाएगा, जेनेटिक मोज़ैक फीमेल्स। बात समझ में आ गई ये वाली? जी सर। अब एक आध पॉइंट यहाँ पे हम मेंशन कर दे रहे हैं कि इम्प्रिंटेड वाला ही, खैर ये चल रहा है उसी के नीचे हम लिख रहे हैं, इम्प्रिंटेड एक्स इनएक्टिवेशन जो होता है, इसमें बेसिकली क्या होता है, प्रिफरेंशियल इनएक्टिवेशन ऑफ एक्सपी होता है। ये हम देख भी चुके हैं ऑलरेडी, यानी पैटर्नल एक्स क्रोमोसोम का होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लें तो यूथेरियन मैमल्स की अगर हम बात करें, यूथेरियंस में
एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यूज जो हैं, टिश्यूज जैसे कि प्लेसेंटा वगैरह हो गया, इसमें क्या होता है, एक्सपी इनएक्टिव। यूथेरियंस की बात हो गई। मेटाथेरियंस की अगर हम बात करें, मेटाथेरियंस मेटाथेरियंस कौन कौन से, जैसे मान लीजिए कैंगरू, ओपोसम, इन सब में क्या होता है, इनमें सभी सेल्स यानी कि ऑल सेल्स में एक्सपी इनएक्टिव होता है, पैटर्नल क्रोमोसोम। और जाहिर सी बात है, ऑल सेल्स ऑफ फीमेल, फीमेल में ही तो एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेट होगा, मेल में तो होगा नहीं। तो ये थी ये डिस्ट्रीब्यूशन एंड टाइप्स ऑफ एक्स इनएक्टिवेशन, ये हमने देख लिया। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे डोसेज कंपेंसेशन। तो लेट्स मूव। उससे पहले हम जरा वो डायग्राम शेयर कर दें, एक सेकेंड। दिस ऑल्दो ये पहले शेयर करना चाहिए था हमको, लेकिन ठीक है, देख के समझ में आ जाएगा। हाँ, अब इसमें ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमको नज़र आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है, ये एक्टिव एक्स क्रोमोसोम जो है, इसमें जीस्ट और एक्स वाला हम लोग पढ़ेंगे जब बैरियर इंसुलेटर पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि इसका क्या रोल होता है। खैर, ये इलाका जो भी क्रोमोसोम में दिखाया जा रहा है, दिस रीजन इज ऑफ एक्स आई सी, यानी एक्स आई सी को ही ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये दोनों डायग्राम एक्स आई सी यहाँ से लेके और यहाँ तक, काउंटिंग रीजन इसमें हमको दिख रहा है, जीस्ट है, T6 यहाँ पे, और जीस्ट का फुल फॉर्म अगर आपको देखना है तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स इनएक्टिवेशन स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्ट। तो ये हो गया जीस्ट। 17 KB का लॉन्ग mRNA है। बस इसमें और ज़्यादा क्या एक्सप्लेन करें, डायग्राम देख के थोड़ा सा समझ में आता है। आगे हम देखते हैं अगला टॉपिक, डोसेज कंपनसेशन। तो डोसेज कंपनसेशन का हमने जैसा अभी आपको बताया कि फीमेल्स में 2 एक्स क्रोमोसोम, मेल्स में 1 एक्स क्रोमोसोम। तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए ही डोसेज कंपनसेशन होता है। तो इसको सिंपली हम कह सकते हैं, इट इज द मैकेनिज्म बाय विच द एक्टिविटी ऑफ एक्स लिंक्ड जीन्स is made equal in two heterogametic sexes। वो किस लैंग्वेज है लेकिन लिखना पड़ता है, क्या करें। हेटेरोगैमेटिक सेक्सेस ऑफ द टाइप XX एंड XY। तो एक्स लिंक्ड जीन्स की एक्टिविटी को बराबर करने के लिए ही ये डोसेज कंपनसेशन की मैकेनिज्म जो रन करती है। अच्छा, अब ये होता कैसे है, तो अगर हम बात करें प्लेसेंटल मैमल्स की, प्लेसेंटल मैमल्स, मार्सूपियल्स की बात करें हम, मोनोट्रीम्स की बात करें, तो इन सब ऑर्गेनिजम्स में जो कंपनसेशन है वो कैसे अचीव होता है,
compensation is achieved by inactivation of one X chromosome in female. और अगर यहीं पे हम बात करें ड्रोसोफिला की, तो ड्रोसोफिला में कहानी थोड़ी सी बदल जाती है, यानी कि इन ड्रोसोफिला यहां पे जो एक्स, ये कलर नहीं ठीक है, यहां जो एक्स क्रोमोसोम है वो इनएक्टिव नहीं होता, तो एक्स क्रोमोसोम इज नॉट इनएक्टिवेटेड। फिर क्या होता है, बोथ एक्स क्रोमोसोम्स आर ट्रांसक्राइब्ड इन फीमेल्स। फिर कंपनसेशन कैसे होगा, तो यहाँ जो कंपनसेशन होता है, मेल में अब कंपनसेट करना है क्योंकि फीमेल में तो दोनों ही एक्स क्रोमोसोम की जीन से एक्सप्रेस कर रही हैं अपने आप को, तो कंपनसेशन इन मेल इज अचीव्ड बाय मेकिंग द सिंगल एक्स क्रोमोसोम हाइपर एक्टिव। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स क्रोमोसोम के पास जो सिंगल कॉपीज ऑफ जीन्स मौजूद हैं, उन जीन्स को हाइपर एक्टिव करके उनसे डबल डबल काम लेके एक्सप्रेशन लेवल को मैच करा दिया जाता है। और ये जो हाइपर एक्टिविटी आ रही है जीन्स की, ये किस वजह से आती है, ये आती है यानी कि हाइपर एक्टिविटी ऑफ the X-linked genes is mediated by, खास तौर से खास तरीके की जीन्स मौजूद होती हैं जिसको हम कहते हैं मेल स्पेसिफिक लीथल या MSL जीन्स। इन जीन्स के जो प्रोडक्ट होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपर एक्टिविटी ऑफ द एक्स लिंक्ड जीन्स। तो क्या करेंगे भाई, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह एक्ट करेंगे, बार बार एक्सप्रेस करा देंगे, सिंपल सी बात है। ये हमने ड्रोसोफिला का एग्जाम्पल देख लिया, एक और एग्जाम्पल हमको देखना है और वो है सी एलिगेंस का। तो सी एलिगेंस के केस में क्या होता है, सी एलिगेंस के केस में जो मेल है वो क्या है, XO। जो फीमेल, फीमेल क्या यहां पे हम क्या कहें, दूसरा जो हर्माफ्रोडाइट हाँ होता है ना सी। हाँ हाँ भाई, हर्माफ्रोडाइट मेल, वो फीमेल को हम कह रहे थे हर्माफ्रोडाइट जो होता है, तो इसमें क्या होता है, जाहिर सी बात है XX, ये है इसका जीनोटाइप। इसमें बेसिकली होता ये है कि जो कंपनसेशन होता है वो कैसे अचीव किया जाता है, कंपनसेशन is achieved by down regulating the genes on both X chromosomes। तो इसका मतलब कि हमारे यहाँ क्या है, मैमल्स के केस में एक एक्स को साइलेंट कर दो फीमेल में, ड्रोसोफिला में जो इकलौता मेल एक्स है उसको डबल एक्टिविटी करा दो, और सी एलिगेंस में जो दोनों हैं XX क्रोमोसोम हर्माफ्रोडाइट के, उसकी एक्टिविटी हाफ हाफ कर दो, तो वो मेल के इक्विवेलेंट हो जाएंगी, कंपनसेट हो जाएगा।
तो ये था डोसेज कंपनसेशन। आ गया समझ में, ज़्यादा मुश्किल था नहीं। और इसका डायग्राम है, उसको भी शेयर कर देते हैं। डायग्राम क्या सिंपल ही है, बट नोट्स कंप्लीट लगेंगे उससे। ये है, सी डायग्राम में एक्सप्लेन कर देना था हमको, लेकिन ठीक है, इलेबोरेट कर दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ डायग्राम में, ये पॉइंट मेंशन ही है कि मैमल के केस में क्या हो रहा है, रैंडम इनएक्टिवेशन ऑफ वन फीमेल एक्स क्रोमोसोम हो रहा है। डी मिलानोगैस्टर में 2 टाइम्स एक्टिवेशन ऑफ मेल एक्स क्रोमोसोम हो रहा है। और सी एलिगेंस के केस में रिप्रेशन ऑफ बोथ फीमेल एक्स क्रोमोसोम बाई हाफ हो जा रहा है। तो सम अप हो गया डायग्राम से। सो लेट्स कीप इट दिस मच फॉर टुडे। इसके आगे हम लोग बैरियर इंसुलेटर पढ़ेंगे कल, थोड़ा सा समझने वाला है। और उसके बाद टाइप्स ऑफ स्पेशल क्रोमोसोम्स, पॉलीटीन, लैम ब्रश, बी क्रोमोसोम, ये वो वॉट एवर।